नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर के चंदेल जिले में भूस्खलन से 20 लोगों की मौत। बचाव में जुटी एनडीआरएफ। पश्चिम बंगाल में 1 लाख से अधिक लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन से मुश्किलें। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की 8 नई एफआईआर। 60 से ज्यादा लोगों पर पीएमटी और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप। अब तक 23 मामले दर्ज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 36 आईएएस और 41 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बीजेपी एलजेपी ने उठाए सवाल। सरकार ने कहा नियमित कार्रवाई। प्रधानमंत्री का अतिरिक्त चीनी निर्यात और एथेनॉल ब्लेडिंग पर जोर। चीनी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। गन्ना किसानों के लिए ठोस योजनाएं पेश करने का निर्देश। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा गया सानिया मिर्जा का नाम। खेल मंत्रालय ने की पुष्टि। विंबलडन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं सानिया। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। मणिपुर के चंदेल जिले में भारी बारिश के बाद से भूस्खलन से 20 लोगों की मौत हो गई। राज्य में बीते दिनों से हो रही बारिश से खासा नुकसान हुआ है। उधर कोमीन के असर से पश्चिम बंगाल के 12 जिले पानी में डूबे हैं। राज्य में अगले 2 दिनों में बारिश होने की आशंका है। राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। मणिपुर में चंदेल जिले के जोमूल गांव में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। ये इलाका म्यांमार से लगती सीमा के पास है। केंद्र सरकार ने राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ को लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह से बात कर हालात का जायजा लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी जल्द ही राज्य का दौरा कर सकते हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से कई इलाके बाढ़ में डूबे हैं। Mainly this island village and Thaimongkong have been submerged, and some areas, some villages, not villages, some houses, this under Masjid subdivision, 2-3 houses have been affected. As per report, 120 houses under Tenopol subdivision. And 60 houses, 60 families from under this Matsi subdivision. उधर देश के पूर्वी इलाकों में चक्रवाती तूफान कोमिन का खतरा टलने के बावजूद भारी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 1,20,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। इनके लिए 124 मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। मूसलाधार बारिश ने करीब 2 लाख घरों को भी बर्बाद कर दिया है। 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में लगी फसलें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य में कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। We are struggling hard to continue the services in Howrah. So far the mail express are concerned, we are not facing much problem because it is coming to the platform and going out from the platform. Little bit delay is there. It is also manageable. Mainly we are getting problem in the circular railway. Circular railway system has been suspended since morning, and this Kolkata station, that Chitpur station, is under water. वहीं ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से आ रहे पानी की वजह से बालासोर जिले के 10 और गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ से मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 5 हो गई है। ताजा बाढ़ से करीब 600 गांवों के 5 लाख लोग पीड़ित हैं। राज्य के मयूरभंज, जाजपुर, क्योंझर, भद्रक और बालासोर सबसे अधिक प्रभावित है। हमारा जो पोर्ट है वहाँ पर 3 नंबर जो संकेत रखा गया है लोकल कॉशनरी 3, वो भी कंटिन्यू रखने के लिए उनको बोला गया है। समुद्र उपकूलवर्ती जिलों में 45 से लेकर 55 किलोमीटर पर आवर, कभी कभी 65 किलोमीटर आवर तक पवन का गति बढ़ सकता है। इसके कारण हमें मत्स्यजीवी को बारण किए हैं समुद्र को मछली पकड़ने जाने के लिए। झारखंड में भी कोमेन के असर से बारिश हो रही है, तो मेघालय में भी इसका असर देखा जा सकता है। मेघालय में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका है।
राज्य में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और तेज हवाएं चलने से बिजली आपूर्ति में बाधा आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के निदेशक हैं महापात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है महापात्रा जी आपका। और सवाल आपसे ये है कि कोमेन चक्रवात का खतरा तो टल गया, लेकिन आने वाले 2 दिनों में पूर्वी राज्यों में मौसम की स्थिति कैसी होगी? अभी कोमेन का जो रेमनांट जो डिप्रेशन है कल वेस्ट बंगाल के ऊपर केंद्रीभूत था, वो धीरे धीरे पश्चिम तो और गति करके आज सुबह 5:30 बजे झारखंड के ऊपर केंद्रीभूत है और ये लगभग बांकुरा से 70 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट दिशा में केंद्रीभूत है जी। और ये भी अगले 24 घंटे में पश्चिम की ओर गति करेगा। इसके प्रभाव में अगले 48 घंटे में झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में सभी जगह बारिश होने के साथ साथ आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और कुछ जगह पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है जी। इसके साथ साथ जो गंजेटिक वेस्ट बंगाल है वहाँ भी रेनफॉल जारी रहेगा 24 घंटे के लिए। आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके बाद गंजेटिक वेस्ट बंगाल एरिया में रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे आसाम, मेघालय, सदर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का उम्मीद किया जाता है अगले 24 घंटे के अंदर। और डिप्रेशन जहाँ केंद्रीभूत है इसके चारों तरफ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी तक विंड स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर हो सकता है और गस्टीनेस में ये 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महापात्रा इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के पूर्वी तटों के अलावा पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में भी मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है। उत्तराखंड में भूस्खलन से 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। हिमाचल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में बाढ़ से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में बाढ़ की स्थिति में पहले से सुधार है। ये अलग अलग तस्वीरें उत्तराखंड और हिमाचल की हैं। दोनों ही राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात खराब हैं। उत्तराखंड में जमीन धंसने से उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। इस रास्ते पर कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। रोड खोलने के प्रयास बार बार किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बोल्डर गिरने से, छोटे छोटे पत्थर गिरने से ऊपर से मार्ग अवरुद्ध है। और अभी भी अब मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने रोड खोल दिया, बट ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं जिसलिए आवाजाही नहीं हो पा रही है। ऊपर से बहुत बड़ी स्लाइड हो रही है, लैंड स्लाइड हो रही है, वो आ रहा है नीचे धीरे धीरे करके, सभी घरों को चपेट में ले लिया हुआ है और गुड़गांव आगे तक वो ऊपर तक फट गया, वो आगे वाले गाँव को भी खतरा है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। हिमाचल के कई हिस्सों शिमला, ऊना और कांगड़ा में बारिश से हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में अगले जो 24 घंटे हैं इसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश होने की संभावना है और मिड हिल्स और जो लो हिल्स हैं इसमें हैवी बारिश होने की भी संभावना है। उधर गुजरात में बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। राजस्थान में भी बारिश से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 17 टीमें राहत काम में जुटी हैं। गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने व्यापम घोटाले में 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 8 नई एफआईआर दर्ज की है। इनमें 3 मामले व्यापम के जरिए कराए गए प्री मेडिकल परीक्षा यानी कि पीएमटी 2009, एक मामला पीएमटी 2011 और एक पीएमटी 2012 में जालसाजी से जुड़ा है। जबकि 2 मामले मध्य प्रदेश के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 और एक मामला कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 से जुड़ा है। इसके साथ ही व्यापम के जरिए कराई गई परीक्षाओं में धांधली के मामले में अब तक सीबीआई कुल 23 मामले दर्ज कर चुकी है। इससे पहले सीबीआई ने 2012 में प्री मेडिकल टेस्ट में धांधली के एक मामले में शुक्रवार को भी 587 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार प्रोफेसर अनूप सुरेंद्र नाथ ने 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी याकूब मेमन की मौत की सजा की आलोचना करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुरेंद्र नाथ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि यूनिवर्सिटी में मृत्यु दंड के कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है।
उन्होंने ये भी लिखा है कि वो कई कारणों से पिछले कुछ समय से इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ उसने अहम भूमिका निभाई है। सुरेंद्र नाथ की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी और उन्होंने 30 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पीटीआई के मुताबिक उनका इस्तीफा मंजूर कर उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। सुरेंद्र नाथ दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर और मृत्यु दंड शोध परियोजना के निदेशक हैं। मेमन को फांसी देने के फैसले पर रोक के लिए दायर याचिका के साथ भी वो जुड़े थे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि IS के खतरे को लेकर कल गृह मंत्रालय की कुछ स्तरीय बैठक हुई। इसमें लगभग 12 राज्यों के गृह सचिवों के साथ राज्यों के पुलिस महानिदेशक भी शामिल हुए। पीटीआई के मुताबिक बैठक में IS के खतरे पर चिंता जताई गई है। IS की विचारधारा को पनपने से रोकने के लिए समुदाय के बुजुर्गों की मदद लेने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के तत्काल प्रभाव से प्रसार को रोकने जैसे कदमों पर सहमति जताई गई। गृह सचिव LC गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में IS जैसे संगठनों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और इसके लिए तंत्र बनाने पर भी जोर दिया गया। हाल ही में एक अमेरिका मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ISIS भारत में हमले की तैयारी कर रहा है। आतंकवाद को धर्म से जोड़ने के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। पार्टी का आरोप है कि इस बहस के सहारे बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। हालांकि बीजेपी के नेता गृह मंत्री के बयान को सही बता रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आरोपों के जवाब में कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी उसे आतंकवाद पर उपदेश ना दे। पार्टी का कहना है कि गुरदासपुर के आतंकवादी हमले पर लोकसभा में बयान के दौरान गृह मंत्री ने गैर जरूरी बातें कहकर इस मुद्दे पर संसद को बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से समझौते के मुद्दे पर बीजेपी के दामन पर ज्यादा दाग हैं और कंधार कांड इसका बड़ा उदाहरण है। हमने एक्स प्राइम मिनिस्टर और बनने वाले दोबारा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को टेररिस्ट के हाथों उनकी मौत देखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमको लेक्चर देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार के दौरान गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे के इस मामले पर दिए गए बयान का भी पुरजोर बचाव किया। शिंदे ने भी कहा कि उन्होंने संसद में कभी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यूपीए सरकारमध्ये असताना हिंदू टेरर हा शब्द वापरला म्हणून पार्लमेंटमध्ये मी कधी हिंदू टेरर हा शब्द वापरला नहीं। कांग्रेस के तीखे तेवरों के जवाब में बीजेपी ने भी राजनाथ सिंह के बयान का पूरा समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि न सिर्फ सुशील कुमार शिंदे बल्कि कांग्रेस के दूसरे नेता भी इस शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि नहीं कहा था कि भारत को हिंदू टेरर से बहुत चिंता है? चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था जब वो गृह मंत्री थे? उन्होंने सैफरन टेरर की बात कही थी। शुक्रवार को लोकसभा में राजनाथ सिंह ने गुरदासपुर की आतंकवादी घटना पर बयान देते हुए यूपीए सरकार पर आतंकवाद को धर्म से जोड़ने का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने इस टिप्पणी को कार्यवाही से बाहर निकालने की मांग की थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और चुनाव आयोग के दौरे से ठीक पहले बड़े पैमाने पर IAS और IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार की ओर से आज जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 36 IAS और 41 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। 28 जिलों में हुई इस फेरबदल की प्रक्रिया में अधिकतर जिलाधिकारियों को बदल दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह की जगह प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा को तैनाती दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के जिलाधिकारी और SP को भी बदला गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम तैयारियों का जायजा लेने के लिए 7 और 8 अगस्त को बिहार के दौरे पर जाने वाली है। और इस बीच बीजेपी और LJP ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये तबादले किए हैं। वहीं राज्य सरकार इसे नियमित कार्रवाई बता रही है।
राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी अपने लोगों की प्रमुखता से वहां पे एस्टैब्लिशमेंट्स कर रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा के चुनाव में उनको मदद मिल सके, प्रशासन का उनको सहयोग मिल सके। नहीं तो चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की कार्रवाई गलत है और ये दर्शाता है कि भैया प्रशासन के, हमारी राज्य सरकार के इरादे नेक नहीं है। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शुक्रवार को लोकसभा में केंद्रीय योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। बिहार में चुनावी मौसम को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। ताजा मामला बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ा है। केंद्र सरकार के इनकार के बाद अब इस मसले पर आरजेडी, जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इन दलों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ वादा करना जानते हैं, उसे पूरा करना नहीं। इनके जो पिटारों का एक जो पेटी थी वो साफ साफ बिना ध्वनि के, बिना किसी कंटेंट के सामने आ गई है और शायद ये चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले अपनी हार मान चुके हैं। मैं समझता हूं कि क्रेडिबिलिटी लॉस भी एक बहुत बड़ा बिंदु हो गया। बिहार का विकास स्पेशल पैकेज से नहीं, स्पेशल स्टेटस से होगा और ये संसद में वक्तव्य देकर के उन्होंने बिहार की जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया है। कांग्रेस ने भी आरजेडी, जेडीयू के सुर में सुर मिलाया है। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। कांग्रेस भी लालू नीतीश गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री जी आए और चुनाव के जस्ट पहले आए, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की। कह रहे हैं कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे। आखिर कब देंगे पैकेज? आरजेडी, जेडीयू के आरोपों का जवाब देने में बीजेपी ने देरी नहीं की। पार्टी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र के बाद बिहार के लिए तोहफों की बरसात होने वाली है। संसद सत्र के बाद नरेंद्र मोदी जी जब बिहार की सरजमी पर कदम रखेंगे तो बिहार में तोहफों की बरसात होगी। ये इशारा वो कर चुके हैं। विपक्ष को इस पर ज्यादा राजनीति की जरूरत नहीं है। जदयू और राजद ये बताए कि उसने क्या किया। इससे पहले शुक्रवार को सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विशेष दर्जे का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बिहार और ओडिशा दो प्रांत ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल कैटेगरी मांगी है। स्पेशल कैटेगरी तो दे नहीं सकते, लेकिन स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस देने की बात आज के दिन विचाराधीन है। लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। हाल ही में पटना और मुजफ्फरपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज के जल्द ऐलान का वादा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे स्काई डाइवर्स के हैरतअंगेज कारनामे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी क्षेत्र के फायदे के लिए एथेनॉल का ज्यादा मिश्रण करने का प्रयास करने को कहा है। दिल्ली में चीनी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने चीनी का निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने चीनी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की नियमित निगरानी की जरूरत बताई। उन्होंने इस साल जून में सरकार की ओर से चीनी मिलों के लिए मंजूर किए गए 6,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में चीनी मिलों की नकदी की समस्या के समाधान के बारे में कई लंबी अवधि के उपायों पर भी विचार किया गया। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मामले पर एक बार फिर पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को चिट्ठी लिखी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद ये चिट्ठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लिखी है। चिट्ठी में वही सवाल है जिसका जवाब देने में से बस्सी ने इनकार कर दिया था। मालीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों की जानकारी मांगी है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि महिलाओं के खिलाफ मामलों में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है और कितने आरोपियों को सजा मिली है। उन्होंने ये भी पूछा है कि दिल्ली में कितनी पुलिस है और इसमें कितनी महिलाएं हैं। चिट्ठी में आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन का जिक्र है और वहां महिलाओं को पुलिस सुरक्षा के बारे में पूछा गया है।
उन इलाकों की भी जानकारी मांगी गई है जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और दिल्ली में लग्जरी टैक्स में बढ़ोतरी का कल राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिल्ली सरकार के बजट में किए गए प्रावधानों के तहत लग्जरी टैक्स की दर 10 से बढ़ाकर 15% हो गई है और इसकी वजह से अब दिल्ली के होटलों में खाने के साथ जिम, स्पा जैसी सेवाएं महंगी हो गई हैं। इन बड़ी दरों को लेकर होटल उद्योग से लेकर आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार पड़ सकती है। 526 करोड़ का तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का निकाल रखा है बजट, तो 2 गुना कर दिया शिक्षा बजट, लेकिन उधर कम से कम 15 से 20 गुना बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये लगता है कि वो खजाना भरने बैठी है बस अपनी, और जो आम आदमी के विकास का वादा करके आई थी वो कुछ पूरा नहीं हुआ। जैसे ही सरकार आती है अपने वादा खिलाफी करने लगती है और तरह तरह के टैक्स बढ़ाते हैं। इससे प्रभावित तो आम आदमी ही होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि टैक्सों को न्यूनतम दर पर रखे, जिससे कि आम आदमी को फायदा हो, ना कि नुकसान हो। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ने का सिलसिला रुक नहीं रहा। संघर्ष विराम उल्लंघन की ताजा घटना आरएसपुरा सेक्टर में हुई। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर बीती रात भारी गोलीबारी की गई। कल भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी और मोर्टार गोली दागे। बीएसएफ के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी उकसावे के कल सुबह 10:40 के करीब अखनूर सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने 29 और 30 जुलाई को नियंत्रण रेखा के पास 4 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जुलाई में भारत पाकिस्तान सीमा पर 18 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो चुका है, जिसमें 3 जवान समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोग घायल हो गए। लीबिया में अगवा किए गए भारतीयों की रिहाई की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसमें स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। शुक्रवार को 4 भारतीयों में से 2 को छुड़ाने में कामयाबी मिली। इन्हें लीबिया में भारतीय दूतावास में रखा गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जल्द ही बाकी 2 भारतीयों को छुड़ा लिया जाएगा और इसके लिए स्थानीय मदद से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके बाद 4 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। Well, as you are aware, 4 Indians had been unfortunately detained in Libya in a city called Sirte, and we have been making continuous efforts to secure the release of these 4 people who are actually teachers at the University of Sirte. And as you are aware, yesterday through our efforts, we were able to secure the release of 2 of those Indians. शुक्रवार शाम को छुड़ाए गए लक्ष्मीकांत और विजय कुमार कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्हें अभी त्रिपोली स्थित भारतीय दूतावास में रखा गया है। In fact, they have now come back from Sirte to the Indian Embassy in Tripoli. They are currently residing in the Indian Embassy in Tripoli, and our efforts are continuing to secure the release of the remaining 2, after which all 4 can then come to India. इधर अगवा भारतीयों के परिवार वालों की निगाहें टीवी चैनलों पर टिकी हैं। वे सभी की सुरक्षित वापसी की दुआएं कर रहे हैं। 29 जुलाई को भारत के 4 नागरिकों को लीबिया के शहर सिर्त के पास से आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। वे चारों भारत वापस लौट रहे थे। इसमें से 2 आंध्र प्रदेश और 2 कर्नाटक के हैं। माना जा रहा है कि आईएस के आतंकवादियों ने उन्हें अगवा किया है। सरकार की कई चेतावनियों के बावजूद भारत के तकरीबन 2300 लोग अभी भी उस इलाके में स्वेच्छा से रह रहे हैं। भारत ने कई बार कहा है कि वे उस इलाके को छोड़कर आ जाएं, लेकिन वे रोजी रोटी के कारण उधर से नहीं आना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी चुनौती लेकर वहां रहना उचित है? राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। खेल मंत्रालय ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार देने की सिफारिश की है। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने का आखिरी फैसला पुरस्कार समिति ही लेगी। इससे पहले अखिल भारतीय टेनिस महासंघ ने सानिया को खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा ने बीते जून में अपने करियर का पहला डबल ग्रैंड स्लैम खिताब मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर जीता था। ये मुकाम हासिल करने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। Sania Mirza has brought glory and laurel to the country, and she is really, made us proud in the world of tennis, and that's why, though we have received the nomination,
from the recommendation from the Federation late, but we have recommended her name. इधर अमेरिका के ओटावा में स्काई डाइवर्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के सदस्यों ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 164 स्काई डाइवर्स ने हवा में उल्टा लटक कर ये कारनामा किया। उन्होंने हवा में एक बड़े फूल की आकृति बनाई। इससे पहले 2012 में 138 स्काई डाइवर्स ने एक साथ करतब दिखाकर रिकॉर्ड बनाया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर के चंदेल जिले में भूस्खलन से 20 लोगों की मौत, बचाव में जुटी एनडीआरएफ। पश्चिम बंगाल में 1 लाख से अधिक लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन से मुश्किलें। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की 8 नई एफआईआर। 60 से ज्यादा लोगों पर पीएमटी और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप। अब तक 23 मामले दर्ज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 36 आईएएस और 41 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बीजेपी एलजेपी ने उठाए सवाल, सरकार ने कहा नियमित कार्रवाई। प्रधानमंत्री का अतिरिक्त चीनी निर्यात और एथेनॉल ब्लेडिंग पर जोर। चीनी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। गन्ना किसानों के लिए ठोस योजनाएं पेश करने का निर्देश। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा गया सानिया मिर्जा का नाम। खेल मंत्रालय ने की पुष्टि। विंबलडन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं सानिया।